गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में पोल साइंस का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि संविधान क्या होता है, संविधान क्यों ज़रूरी है, ठीक। और आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान में अधिकार कि कौन कौन से हमें संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान में अगर बात करें हम मौलिक अधिकारों की, तो हमें जो हमारे नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, वो मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में किया जाता है। संविधान का तीसरा भाग है जो, उसमें 12 से लेकर जो 35 तक अनुच्छेद हैं, उसमें नागरिकों के 6 मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। अगर बात करें तो सबसे पहला जो हमारा संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किया गया है, वो हमारा आता है कि समानता का अधिकार, यानी कि हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। सबके साथ बराबरी का संविधान में लिखा गया कि सबके साथ बराबरी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया गया और ना ही किया जाएगा संविधान के अनुसार। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, ठीक। उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। नागरिक के अधिकारों में जो अनुच्छेद हमारा 19 से 22 तक है, उसमें मनुष्य की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि उसे कहीं भी रहने की, कहीं भी बसने की आज़ादी है। वो अपनी स्वतंत्रता से कहीं भी घूम फिर सकता है, कहीं भी वो अपना कोई भी काम शुरू कर सकता है। किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है। अगर हम संविधान के अनुसार इनका उल्लंघन करते हैं तो हमें दंड भी मिल सकता है। उसके बाद आता है हमारा शोषण का अधिकार कि शोषण क्या होता है और शोषण का अधिकार क्या है। तो अनुच्छेद 23 से 24 के अनुसार नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। व्यक्ति को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता और ना ही किसी व्यक्ति से बेगार यानी कि कोई भी काम के पैसे लिए जा सकते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में या कहीं भी नौकरी पर नहीं रखा जा सकता जहां उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। तो शोषण यही है, शोषण के विरुद्ध यही बताया गया है कि अगर आपके साथ कहीं भी अत्याचार होता है तो संविधान के अनुसार आप उसके लिए अपनी कहीं भी जाकर अपील लगा सकते हैं। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अनुसार का अधिकार। तो हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ किसी को भी किसी भी धर्म को, किसी भी इष्ट देवता को मानने की इजाज़त है। वो कहीं भी अपनी पूजा कर सकता है, उसे पूजा करने का अधिकार है। वो अपनी इच्छा से कहीं भी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ उसका मन करता है वो वहाँ जा सकता है। उसके धर्म के ऊपर उसके लिए कोई भी पाबंदियाँ नहीं लगाई जा सकती। आस्था की बात की जाए, यानी कि व्यक्ति को अपनी आस्था और प्रार्थना हर जगह करने का अधिकार है। कुछ सामाजिक बुराइयां ऐसी होती हैं जो इनको रोकती हैं, धर्म के आड़े आती हैं, लेकिन हमारे संविधान में ये जो कानून बनाया गया है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने धर्म को कहीं भी अपनी इच्छा से कहीं भी अपने धर्म को अपना सकता है। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में जो नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो दिए गए हैं। प्रत्येक जाति यानी कि किसी भी जाति का व्यक्ति है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति है, वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और साहित्य को बनाए रखने के लिए कैसी भी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं, यानी कि कोई भी उसके ऊपर रोक टोक नहीं लगाई जा सकती। उसके बाद आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति और रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। यदि सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को लागू नहीं करती या उसके विरुद्ध कोई काम करती है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में हम प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में कई प्रकार के लेख भी जारी किए जा सकते हैं। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को मिले हुए हैं। उसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कोई भी राज्य
यानी कि संविधान निर्माताओं को जब को पता है कि अगर हमारा स्वतंत्र भारत है तो उसके सामने उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सभी नागरिकों को समानता लाना और उनका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हमें यानी कि संविधान के अनुसार ऐसी चीज़ों का समावेश किया गया है जहां उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर उसकी मांग कर सकते हैं। नगर पालिका में या कहीं भी जहां हमारे नैतिक शक्ति हमारा काम करती है, हम सरकार को अपनी इस जो हमारे अधिकार दिए गए हैं संविधान के अनुसार उनके लिए बोल सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। हमारे मौलिक अधिकार यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को मिले हुए हैं जो भारत का वासी है। तो हम अपने जो मौलिक अधिकार हैं इनको संविधान के अनुसार यानी कि एक दायरे में रहकर अपने इन जो हमारे अधिकार हैं इनका पालन कर सकते हैं। अगर हमने कोई कानूनी लड़ाई लड़नी है, अगर जो हमारे अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है तो हम कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार की मान्यता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे संविधान के अनुसार ही बने हुए हैं। तो हमें अपने मौलिक अधिकारों के अगर हम न्याय और नीति के अनुसार इनका पालन करते हैं तो ये हमारे जो भी भारत का नागरिक है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने मौलिक अधिकारों के लिए कहीं भी अपील कर सकता है। तो ये आपका लेसन है बेटा, आपको रीड करवाया है। इसके क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।